नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिवाली बीत चुकी है, लोगों ने बड़ी धूम-धाम के साथ और पटाखों के साथ भी दिवाली मनाई, खरीदारी भी जमकर की, हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी। वाजपेयी जी बता रहे थे कि बड़ी दमदार तरीके से दिवाली मनेगी, सोने की खरीद की चर्चा हुई, चांदी की खरीद की चर्चा हुई, शेयर की चर्चा हुई, म्यूचुअल फंड की चर्चा हुई, जमीन की चर्चा हुई और ये शेयर की चर्चा करते-करते बात पहुँच गई सरकार और उद्योगपतियों के बीच के शेयर की। आपने पढ़ी होगी खबर, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को लेकर एक बहुत चर्चा हो रही है देश में आजकल कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का जो बड़ा अखबार है, उन्होंने लिखा कि एलआईसी के पैसे का इस्तेमाल यानी आम आदमी के पैसे का इस्तेमाल एक बड़े औद्योगिक घराने के लिए, अडानी के लिए किया गया, उनके शेयर के लिए। उससे उसका जो आम आदमी का पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, वो खतरे में पड़ गया। फिर एलआईसी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। 2 साल पहले भी इसी तरह की काफ़ी चर्चा हुई थी, फिर सरकार ने कहा था कि नहीं कोई घाटा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, उनका शेयर बढ़ गया, ये सब बातें। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या सरकार कहती है एलआईसी को कि किस तरह से पैसा देना चाहिए, किसको पैसा देना चाहिए या सरकार किसी को बेल आउट करने के लिए ये सब काम कर रही है? मुझे तो समझ आती नहीं बात इतनी बड़ी पैसे की। तो मैंने कहा वाजपेयी जी से ही समझा जाए। वाजपेयी जी बड़े लोग हैं जो पैसे के बारे में समझते हैं ठीक से और इतने बड़े पैसे के बारे में। तो नीरज वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत बधाई दीपावली की भी, दीपावली शुभ रहे। सबने अच्छे से मनाई होगी आपने। और जब वो मैं देख रहा था अखबार में पढ़ रहा था ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट की, तो इतना हुँ। बड़ा फिगर था कि मैं इसे 3-4 बार पढ़ा तो समझ में आया कि कितना बड़ा अंक। तो मुझे लगा फिर तो वाजपेयी जी को ही याद करना पड़ेगा। हुँ। ठीक है ना? जी। तो हमने कहा कि भई ये इतनी बड़ी रकम का क्या मामला है? क्या कोई घोटाला हो रहा है? कोई गड़बड़ हो रही है? सरकार बचा रही है? या कोई और लोग हमलावर हैं? क्या निशाना है? क्या हो क्या रहा है ये सब? क्या चक्कर क्या है? और एक तो ये समझाइए वाशिंगटन पोस्ट को राष्ट्र की चिंता क्यों है? उनके लिए भारत राष्ट्र प्रथम है। हम लोग ग्लोबल विलेज में रहते हैं सर, तो तो अमेरिका के लोग बहुत चिंता करते हैं हमारी। देखिए ट्रम्प रोज़ कुछ ना कुछ बोलते रोज़ रहते कुछ हैं, का चिंता करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हर समय उनके दिमाग में ऑलवेज़ थिंकिंग अबाउट इंडिया, भारत, तो ये एक पॉज़िटिव संकेत है। और वॉशिंगटन पोस्ट को ख़ास तौर पे इकोनॉमिस्ट को बहुत चिंता रहती है हमारी, इकोनॉमिस्ट तो को भी ये भी चिंता अच्छी रहती बात है कि कोई तो है जो बहुत चिंता कर रहा है। तो ये जो ताज़ा-तरीन मसला निकल के आया, इसमें ये कहा गया है उसमें कि 32,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा या राउंड फिगर 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो एलआईसी ने किया, अडानी ग्रुप में, उनके शेयर्स और बॉन्ड में, उसमें सरकार ने इंटरवीन किया, मतलब उनके कहने पे किया था, मुख्य आरोप ये है। है। हाँ, फिर उसी को इंटरप्रेट किया गया कि सरकार बेल आउट करा रही है अडानी ग्रुप को क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब से वो हिंडनबर्ग का विवाद हुआ तो बहुत दिक्कत में उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सरकार एलआईसी से निवेश करा रही है। और तीसरा आरोप ये है कि इसकी वजह से जो पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के, क्योंकि एलआईसी उनका एक पैसा खतरे में पड़ रहा है। सबसे बड़े देश की कंपनी है, हुँ, तो हुँ। वो रिस्क में डाल रहे हैं क्योंकि ये रिस्की एसेट में पैसा जा रहा है, इसलिए शेयर धारकों का पैसा, पॉलिसी होल्डर्स का पैसा रिस्क में जा रहा है। ये मोटे-मोटे आरोप हैं। जिसमें सबसे गंभीर आरोप ये है कि सरकार अडानी को बेल आउट कर रही है। हुँ, हुँ। अब इसको थोड़ा-सा नैरेटिव से अलग हटके फैक्चुअली रियलिटी में देखें तो कि आप सरकार को बचाना सरकार, चाहते हैं? देखिए मेरा इरादा ना तो सरकार को बचाने का है, ना वॉशिंगटन पोस्ट को समर्थन करने का है और ना ही अडानी को बचाने का। मैं पहले डिस्क्लोज़र दे दूँ कि अडानी ग्रुप के किसी स्टॉक में मेरा कोई निवेश नहीं है, ना दोस्ती एलआईसी में के है। अलावा एलआईसी में भी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर एक ये आरोप में दम है या ये आरोप माना जा सकता है कि क्या सरकार ने कहा कि आप पैसे डालो? जी, अब ये अभी वो डिस्कशन पेपर जो छपा हुआ है, उसको पढ़ के ये हमें समझ में नहीं आ रहा जब तक कि एलआईसी या सरकार की तरफ से बात मान न ली जाए कि हाँ, एलआईसी ने हमने तो उन सफाई तो दी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेसलेस है, झूठा है, इसमें कोई दम नहीं है। चलो प्राइमा फेसाई हम दोनों चीज़ों को देख लिया। तो वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया ऐसा, लेकिन अगर ये कोई मान ले कि हाँ, हम सरकार के कहने पे निवेश करें, तो चलो आपका आरोप एक बार मान लिया जाए। इस आरोप को मानने के बाद या न मानने के बाद उसको साइड में रखिए, क्या सरकार अडानी को बेल आउट कर रही है?
असली सवाल तो ये है ना कि उन्होंने किया, उसका असर ये है कि बेल आउट कर रही है प्लस शेयर धारकों और पॉलिसी होल्डर्स का पैसा डुबाने की तैयारी कर रही है। एलआईसी ने जो पैसा उसमें डाला है उसकी आज करंट वैल्यू से कहीं ज्यादा है। पहला तो प्रश्न यही है कि डूबा नहीं है, बढ़ गया है। दूसरा, अडानी का जो टोटल डेट है अगर आप देखेंगे तो उसमें डोमेस्टिक डेट केवल 33% है, बाकी उन्होंने फॉरेन से ले रखा, विदेशी कंपनियों से, प्राइवेट इक्विटी से। ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अडानी को पैसा लगा रखा है, जीक्यूजी ने लगा रखा है, एआईए ने लगा रखा है, बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। तो ये भी बात थोड़ा ठीक नहीं है कि वो बेल आउट कर रहे हैं। ना ही अडानी अभी तक किसी कंपनी ने उनमें डिफॉल्ट घोषित किया कि मैं डिफॉल्ट हो गया हूं इसलिए मुझे पैसे डिफॉल्टर नहीं नहीं मिले। है, डिफॉल्टर नहीं। तो ये तथ्य के रूप में बात सही नहीं लगती है। दूसरी चीज, एलआईसी का निवेश हजारों कंपनियों में होगा और ऐसी ऐसी कंपनियों में जहां एलआईसी ने भारी नुकसान उठाया है उसकी कोई चर्चा नहीं करता। उसकी चिंता नहीं है कि वहां जो नुकसान हुआ उसकी वजह से शेयर धारकों को नुकसान हुआ, पॉलिसी होल्डर का पैसा डुबाया। उदाहरण के लिए, किसमें निवेश नहीं है अडानी का? रिलायंस में है, टाटा ग्रुप में है, बिरला में है, हर तरह की कंपनियों में तो उनका निवेश है। एग्जाम्पल के लिए, नॉट सेइंग एनी कंपनी फैक्चुअली, टीसीएस में उनका अच्छा खासा निवेश है, 50-52 हजार करोड़ का। वो स्टॉक 5 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो टीसीएस शेयर में धारकों पैसा बढ़ा कि घटा? आप मुझे बताइए, वो तो वहीं खड़ा है। वैसे ही आप बहुत सारी कंपनियों में देखेंगे, जी एंटरप्राइजेस, सुभाष चंद्रा जी की कंपनी, वो तो स्टॉक गिर गिरा के पता नहीं कहां 100 रुपए के आसपास चल रहा है, वो तो बहुत गिर उसमें भी गया है। 500 करोड़ का निवेश है। क्या वहां नुकसान कर दिया? तो तमाम सारी कंपनियों पे मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी जो तय करती रहती है कि हमको किसके बॉन्ड में लगाना है, किसके हाँ, शेयर में ये लगाना है। थोड़ा-सा पहले समझाइए कि जो एलआईसी पैसा लगाते हैं, मान लो अपना हम्म, पैसा, जो हम्म, हमारा पैसा है एक्चुअली, हमारी जी। चिंता तो ये हो सकती है ना, तो वो कैसे इन्वेस्ट करती है? क्या पैरामीटर्स होते हैं? कौन उनको कहता है या नीरज जी ने कह दिया भई आज ये लगा देना तो वो कर दिया? या उन्होंने हम्म। किसी और ने कह दिया कि इस पे मत लगाइए तो नहीं लगाइए? क्या सिस्टम होता है कि ये बार-बार चर्चा होती है? मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 साल पहले भी एलआईसी के शेयर की इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, फिर कहा गया। और क्या सरकार का कोई दखल रहता है या नहीं रहता है? देखिए, जो एलआईसी है उसका जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि उसको किस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है, यानी किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है या बॉन्ड में लगाना है। और ये इस बात से ड्राइव होता है कि कहाँ बेहतर रिटर्न बनेगा। एलआईसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, चूंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो वो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के टर्म के हिसाब से लगाती इन्वेस्टर है। एनआई उसका रेगुलेटर है, वहां से वो रेगुलेट होते हैं। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है और हर तीसरे महीने, जो 4 तिमाहियां होती, हर तीसरे महीने शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिक में आता है कंपनियों का। तो उसमें पता चलता है कि एलआईसी ने किसमें खरीदा, किसमें बेचा। इवन अडानी ग्रुप में थोड़ा थोड़ा उन्होंने बेचा है, अगर लास्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप तो। ये मार्केट का एक मैकेनिज्म है, लेकिन जो बेचे का मतलब डिसाइडिंग, विथड्रॉ किया है। हाँ, जैसे मान लीजिए हमने किसी में 100 शेयर ले रखे, हमने 5 बेच दिए, हाँ, 95 तो अभी मतलब भी है मेरे। उसको मोटे तौर पे कहा है कि विथड्रॉ किया। हाँ, ये मार्केट मैकेनिज्म है, खरीदना बेचना लगा रहता है, किसी ने खरीद लिया, किसी ने बेच दिया। तो वो एक कमेटी वो डिसाइड करती है। क्या सरकार कहती है कि ये वाला खरीदो? ये जो आरोप है, इसकी सत्यता या तो सरकार आके बताए या कोई आरटीआई लगा के बताए या एलआईसी आके बताए कि हाँ मुझे नहीं तो जो फाइनेंस कमेटी मिनिस्ट्री से होती है आपकी जो कह रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट कमेटी उसमें सरकार का कोई आदमी होता है? फाइनेंस नहीं, वो मिनिस्ट्री का, एलआईसी फाइनेंस सेक्रेटरी का नहीं, या नहीं, कोई नहीं, लोग? वो जो फंड मैनेज करते हैं सिर्फ वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ पैसे लगाने हैं, उसमें सरकार का कोई इश्यू नहीं होता। अब इनडायरेक्टली कोई कह के लगवाए तो वो हमको पता होना चाहिए कि हाँ किसी ने लगवाया। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये बात जो एलआईसी के बारे में कही जा रही है कि वो पैसा लगा रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है, एक तो ये गड़बड़ है। दूसरा, चलिए थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि सरकार के दबाव में या इनडायरेक्टली, ये चलो एक बार ये मान लेते हैं। मुझे ये बात पूछनी है कि जब वोडा आइडिया कंपनी बहुत बुरी हालत में आज भी है, उसमें भारत सरकार का स्टेक है 49% से थोड़ा ज्यादा, वो किसके कहने पे लिया गया और उस पर विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? एक लॉस मेकिंग कंपनी जो बिल्कुल डेड होने की कगार पे खड़ी है, उस पर सरकार ने अपना पैसा जो बकाया था स्पेक्ट्रम का, उसको
इक्विटी में कन्वर्ट करके इक्विटी में 49% स्टेक कर लिया है। तो क्या वहां पे सरकार ने कुछ ठीक किया क्या? उस पर क्यों नहीं कहा जाता कि साहब बिरला जी को बेल आउट किया जा रहा है? बिरला जी को बेल आउट कर रहे हैं ना आप आइडिया बचा के, हम्म, तो क्यों कर रहे हैं बेल आउट आप बिरला जी को? जबकि बहुत सारी खबरों मतलब तथ्य नहीं मेरे पास, लेकिन ये कहा जाता था कि बिरला जी तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि ये कंपनी चले। कोविड के बाद वो सोचते थे कि बंद ही हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार की तरफ से आया कि नहीं बंद नहीं करना, क्योंकि ड्यूओपोली नहीं चाहते हम, वो चलनी चाहिए। तो उन्होंने इक्विटी कन्वर्ट कर ली। तो ये भी तो एक प्रश्न है कि बिरला जी भी क्या बेल आउट किए गए हैं? अब थोड़ा और पीछे चलते हैं विजय जी। और इसमें ये 2008-9 भी में सवाल हो सकता है कि भाई बिरला जी को मान लो बेल आउट किया, यदि आपकी जुबान में समझूं, तो इस पर सवाल क्यों नहीं है? यही मैं कह रहा हूं कि उस पर सवाल क्यों नहीं है कि बिरला जी को बेल आउट क्यों किया? इसमें सवाल होना चाहिए ना कि आइडिया को सरकार क्यों बचा रही है? क्यों, उसका क्या इंटरेस्ट है आइडिया को बचाने में? इंटरेस्ट है। थोड़ा फिर पीछे चलिए आप 2008-9 में देखिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारों का ये जो काम होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकार का, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का होता है, और ये हर सरकार ने किया है। और मैं किसी को गलत नहीं मानता हूं, ये मेरी निजी राय है कि जो भी सरकार इंडस्ट्री को सपोर्ट करी वो गलत नहीं कर रही है। 2008-9 में जब भयानक लीमन क्राइसिस आई थी, उसके जी, बाद कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराई गई थी, लोन मोरेटोरियम बढ़ाया गया था। तो किसको फायदा हो रहा था? जब ऑटो सेक्टर के लिए ये सब किया गया था, तो टाटा को फायदा हुआ, मारुति को फायदा हुआ, प्राइवेट ही है ना ये। हाँ, टेक्सटाइल को तो हमेशा ही आप एक करते हैं क्रेडिट बेल आउट गारंटी करते हैं। और हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड कुछ ना देते कुछ रहते हैं। चलता ही कितनी रहता है उनका। सरकारी कंपनियां टेक्सटाइल की, उनकी भी हम्म, सरकार मदद कर रही है। तो आप पॉलिसी चेंज करके फायदा करते हैं या आप किसी से कहलवा के फायदा करते हैं? अब ये आइडिया के केस डायरेक्ट है कि इक्विटी ले ली आपने, या आपने पॉलिसी बदल दी, पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया, तो उनकी मदद हो गई। क्योंकि देश जब आप चला रहे होते हैं, तो ये सरकारों का काम ये नहीं है कि भाई वो प्राइवेट है तो मर जाए। सबको भारत जिंदा के रखना। कई कई सारे बैंक हैं विजय जी, जिनको टू बिग टू फॉल की कैटेगरी में रखा गया है कि ये बैंक को फेल नहीं होने दिया जा सकता। आरबीआई किसी बैंक को बर्बाद थोड़ी होने देती है, वो उसको बचाने के लिए आ जाती है, किसी के साथ मर्जर करा देगी, कुछ करेगी, कैपिटल इन्फ्यूजन कराएगी, सब कराएगी। ये कराती है सरकार, क्योंकि उसमें बहुत सारे जॉब जुड़े हुए हैं, बहुत सारे देश के लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, शेयर इंटरेस्ट जुड़ा होल्डर हुआ जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि थीम के रूप में ये कॉन्सेप्ट गलत है कि सरकार किसी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना चाहती है। मे भी ये आरोप भी हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल को चवन्नी ज्यादा मिल गई, किसी को चवन्नी कम मिल गई, ये आप आरोप हमेशा लगा सकते हैं। तो 14 से पहले भी तो किसी को बहुत ज्यादा मिलता रहा होगा, वरना तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज खड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो पॉलिसी लेवल पे या डायरेक्ट लेवल पे बहुत सारी ऐसी नीतियां सरकार करती है जिससे इंडस्ट्री को बचाया जा सके, क्योंकि उसमें जॉब लॉसेस होते हैं और आप उसको बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं। अब चलिए, आप इन्वेस्टर की बहुत चिंता करते हैं, शेयर होल्डर की बहुत चिंता करते हैं, टैक्स पेयर की चिंता करते हैं। एयर इंडिया को 20-20, 30-30 हजार करोड़ क्यों दिए गए? हमारा और आपका पैसा था ना वो। हमारा शेयर टैक्स पेयर का ये। पैसा हाँ, एयर इंडिया में क्यों लगाया जा रहा था, जबकि एयर इंडिया बाद में बिकी गई? तो ये टैक्स पेयर का पैसा अच्छा काम चल रहा था क्या, बर्बाद हो रहा था, नहीं हो रहा था? सो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट और बिग पिक्चर में देखिए। चलिए एक और उदाहरण आपको देते हैं। यूपीए वन, मेरे ख्याल में वन का ही शायद एक इलेक्शन था जिसमें किसानों को 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की गई थी, जी हाँ। याद होगा। किसानों की मदद की जानी चाहिए, मैं इसका 100% समर्थक हूँ। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन वो पैसा किसका था? बैंकों का। वो भी टैक्स। उस पे आपने लोन माफी कराई और बाद में आपने कैपिटल इन्फ्यूजन कराया। तो टैक्स पेयर का पैसा तो था ना वहां पे। बैंकों में डिपॉजिट किसका है? विजय जी का और नीरज जी का। शेयर होल्डर कौन है? विजय जी, नीरज जी। और मजा कौन ले रहा है? किसान। किसान। अब कौन गलत है इसमें, कौन तय करेगा? तो ये सरकारें समय समय पर अपने अपने हिसाब से इंडस्ट्री की मदद के लिए काम करती रहती हैं। नहीं, लेकिन उसमें तो एक तर्क इसमें ये रहता है ना, आपने किसानों का जिक्र किया तो लोगों की एक तर्क रहता है जो भी विरोध करते हैं, कोई किसान तो ऐसा गरीब है, मजदूर है कि उसकी बेबसी उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको तो सपोर्ट चाहिए ही। क्योंकि जो हमारे एमएसपी का मामला है और जो कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन है वो जितना बढ़ता जा रहा है, स्थितियाँ खराब होती है, कई बार मानसून भी खराब होता है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनके पास तो कोई सहारा नहीं है, तो वो तो काम सरकार को एक सोशल वेलफेयर में करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को बड़ा पैसा वो करके जिसको एक एनपीए की भी बात बार-बार होती है, तो इंडस्ट्रीज़ को बचाने का काम सरकार का नहीं है, ऐसा हम लोग मतलब जो भी लोग इसका विरोध करते हैं, वो ये मानते थे। मुझे किसान और जो उद्योगपति है उसका फ़र्क समझाइए। क्या दोनों गरीब आदमी? नहीं, इसका बेनिफिशियरी कौन है? उद्योगपति से ज़्यादा बेनिफिशियरी आम आदमी है सर। अगर अगर आज टीसीएस में 6 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, रिलायंस ग्रुप में 3.5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, अडानी में 36-40 हज़ार लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी तो गरीब लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो वो 36,000 आदमी कहाँ जाएँगे? अभी टीसीएस में 12,000 लोगों की छँटनी की बात आई। किसी ने हो हल्ला मचाया क्या? उनके लिए कौन खड़ा होता है? 12,000 लोगों की नौकरी जाने का मतलब क्या होता है कि 12,000 ईएमआई बंद होंगी, हाँ, 12,000 हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल प्रॉब्लम में आएँगे और 12 चौक 12,000 स्कूल 48,000 लोग, एजुकेशन एक 25,000 आदमी लोग पे 4 लगाओ तो हाँ, 50,000 आदमियों के ऊपर इसका 50,000 डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तो किसानों की मदद करनी चाहिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ उनको करना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रीज़ की मदद इसलिए नहीं की जाती कि वो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाना है। आइडिया इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। आइडिया अगर बंद हो जाता, तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते, बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियाँ जो उसकी सर्विस लेती है, अचानक से उसमें ठप पड़ जाता और फिर आप ये आरोप लगाते हैं कि देखो आइडिया को मरने दिया गया क्योंकि डुओपोली क्रिएट की गई रिलायंस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अच्छा रिलायंस को सारा फ़ायदा पहुँचेगा, भारती को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। देखिए ये भी पिक एंड चूज़ देखिए आप, कि सारा फ़ायदा रिलायंस को मिलेगा, भारती को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, डुओपोली हो जाएगी। जबकि तो डुओपोली मैं कहता हूँ कि थोड़ा खुले दिमाग से आप सोचिए कि आप जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें और हर दौर की हर सरकार ने ये किया है। जब आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो उनको एसईजेड बना के दिया गया, उनको बहुत सारी सहूलियतें दी गई। इवन राजीव गांधी जी के ज़माने में कि आप हार्डवेयर जो इम्पोर्ट करते थे, उसमें ड्यूटी में बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे। अच्छी बात की थी ना उन्होंने। बहुत बार ये किया ही जाता है जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का काम या एक्सपोर्ट को के लिए कुछ काम किया जाने का, ये सब भी तो वो उसी वही हिस्सा हुआ ना उसी का। जब आप एग्ज़ैक्टली, कहीं पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते हो, तो वो भी किसी लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या किसी मसले पर काम करने के लिए ही काम में आता है ना वो। या एक्सपोर्ट पर करेक्ट। भी इसी तरह का रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो भी उसका मसला तो वही है। यहाँ तो ये अडानी जी से नाराज़गी है सब लोगों की या अडानी जी का चेहरा पसंद नहीं है? या ये कहेंगे लोग कि नीरज जी जो हैं अडानी जी के मित्र हैं, वो उनको बचाने के लिए ये सारे तर्क गढ़ रहे हैं। सर मैं आज तक अडानी जी से कभी मिला भी नहीं हूँ। तो देखिए शायद ये पॉलिटिकल ज़्यादा है मुझे लगता है। इसको अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो ये मुझे उतना सीरियस इश्यू नहीं लगता और दूसरी बात एलआईसी का जितना बड़ा एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, हुँ, उसका वो 0.89% है। मैं एक हाइपोथेटिकली मान लूँ कि वो 32,000 करोड़ डूब गए, तो रिलायंस का एक बाल भी नहीं टूटेगा और हम ये कह रहे हैं कि शेयर धारकों, पॉलिसी होल्डर के पैसे डुबा दिए, बर्बाद हो एलआईसी गए। का एलआईसी का नुकसान एलआईसी 1%। तो 32,000 करोड़ रुपए रकम नो डाउट काफ़ी बड़ी है, लेकिन एलआईसी लेकिन के शेयर में कोई बड़ा रकम नहीं है। कुछ उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कह रहा हूँ ना कि ज़ी एंटरटेनमेंट का नुकसान कौन भरेगा? बताइए आप मुझे, उसमें भी स्टेक लेके बैठे हैं। ऐसी हुँ, दर्जनों कंपनियाँ जहाँ पे उनको बहुत दर्जनों नुकसान हुआ होगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, पीएफ का तो पैसा रिस्क मार्केट में इन्वॉल्वमेंट लगता है। है, वो जो आप रोज़ नहीं, नहीं, विज्ञापन दिखाते हैं कि रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। प्रोविडेंट फंड वाले भी मार्केट में लगाते हैं। आजकल अलाउ कर दिया गया है, पेंशन फंड हाँ, भी लगाते हैं। पेंशन फंड भी तो लगा। मार्केट जब अभी गिरा, तो उसके लिए क्यों नहीं बवाल मचाया गया कि भैया वो पीएफ वालों को रोको, इनको रोको, पैसा ना लगाएँ मार्केट में। क्या हुआ? हुँ, एक अनरिलेटेड एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब वो आजकल उनसे हमारी बड़ी अदावत चल रही है महाशय ट्रम्प जी से। जी। ट्रम्प जी की एक कंपनी है प्राइवेट में इंटेल, वो हाँ, बिल्कुल बर्बादी की कगार पे खड़ी थी, उसमें सरकार स्टेक ले रही है। उसको बचाना है उनको, क्योंकि देश हेतु देख रहे हैं कि नहीं, नहीं साहब यूएस की एक कंपनी मर ना जाए इसलिए हम उसमें स्टेक लेते हैं। टिकटॉक का भी वैसा ही मामला एक चल रहा है जो कि चाइनीज़ कंपनी है, हाँ, उसमें भी टिकटॉक वो को भी एंटर कर रहे हैं। अपनी कंपनियों से कह रहे हैं कि आप इसको लो। तो हर देश, केवल भारत नहीं और हर प्रकार की सरकारें, मोदी जी की सरकार हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या उससे पहले रही हो या स्टेट गवर्नमेंट्स रही हो,
सबका एक धर्म है और ये काम करते हैं। अडानी जी के साथ ही बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है ना, तो सब डुबा जी। रही हैं क्या पैसा? सबको चिंता नहीं एलआईसी की, एलआईसी का पैसा डूब रहा है इसलिए इनके साथ काम नहीं करना है। तो नहीं, लेकिन ये एलआईसी क्यों करता है सर, ये भी तो समझाइए मुझे कि ऐसी जगह लगाए जहाँ पैसा उसका डूब रहा हो। मान ली अडानी की बात नहीं करते, जैसे आपने और कुछ कंपनियों का जिक्र किया, तो क्यों ऐसी हम्म, जगह लगाते जब आपके पास इतने विद्वान लोग, इन्वेस्टमेंट कमेटी और सब कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्यों कर दे? कोई विजय त्रिवेदी तो है नहीं कि जो एक जनरल इन्वेस्टर है जिसको पता नहीं है कि भाई बॉन्ड क्या, अच्छी फोटो देख के लगा दिया। हम्म। देखिए, एलआईसी जो है, जहां भी वो पैसे लगाते हैं तो उस समय जो पूरी एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि इसमें रिस्क क्या है। अब वो जो छापा है ना लेटर वॉशिंगटन पोस्ट ने, उसको पढ़िए, जी। उसमें बहुत सारी मजेदार बातें लिखी हुई हैं कि आपको पॉलिटिकल रिस्क भी देखना है, आपको रेगुलेटरी रिस्क भी देना है। अमेरिका में एक मुकदमा चल रहा है अडानी जी के लिए, सेबी उसको भी में देख। भी कुछ जांच, सब लिखा हुआ उसमें कि ये सब कंसीडर करते हुए आपको निवेश फैसला करना करना। चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा तो हम करेंगे, और निवेश में जोखिम है, हमेशा है। सरकार का यूटीआई वाला जो डूबा था, वो पूरा वो का। क्यों डूबा था और किसका पैसा डूबा था और किसने डुबाया था, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? तो जब आप निवेश करने जाते हो तो रिस्क उसके साथ है, लेकिन चूंकि एलआईसी बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखता है, तो वो अगर 100 रुपए 10 कंपनियों में लगाते हैं, 10-10 रुपए, तो उनका नेट रिटर्न हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के हैं। एक जगह थोड़ा नुकसान रिस्क हुआ, कम दूसरी हो जगह जाता है, रिस्क कम भी एग्जैक्टली हो जाता है लॉन्ग टर्म से। रिस्क कम भी हो जाता है। नहीं तो एक बात और, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई एलआईसी की इन्वेस्टमेंट कमेटी और सरकार का दखल नहीं होता। अब ये कहने ऐसा में तो बहुत, नहीं ये जी जी कहने में तो ठीक लगता है कि सरकार का कोई दखल नहीं है, वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम्म, ये वैसा का वैसा मामला जैसे ईडी और सीबीआई के लिए सरकार कहती है कि भाई हमारा कोई दखल नहीं। नहीं तो वो इसके तो लिए फिर वहीं पर वो वाली बात आती है कि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की तरह से है कि हम्म, चेतक का घोड़ा तो महाराणा प्रताप की पुतली से पहले मुड़ जाता है। तो ये सब तो चेतक एकदम के घोड़े हैं। नहीं नहीं, मैंने तो शुरुआती अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि क्या सरकार के कहने पर उन्होंने लगाया, ये बात अभी तक तथ्य के रूप में सामने नहीं आई। ये हम्म, आरोप है, मैं कह रहा हूं ये आरोप है, और इस आरोप में दम भी है कि क्या हम्म, उनके कहने पे लगाया या उन्होंने अपने उस पे लगाया। अब ये जब सामने आएगा तो आप इसकी आलोचना करिए, साहब उनके कहने पे वहां क्यों लगाया। हम्म। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि ये हमारे सामने आए, एलआईसी एक्सेप्ट करे कि हाँ हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा गया था, या फाइनेंस मिनिस्ट्री कहे कि हाँ हमने कहा था। ये तो कोई कह नहीं रहा है। अब ये जांच होनी चाहिए, भाई किसने बोला ये तो था। कोई कहेगा नहीं हाँ, ना, जैसे ईडी सीबीआई थोड़ी कहता है कि होम मिनिस्ट्री से या पीएमओ से मेरे पास आदेश आया था इसलिए मैं चिदम्बरम साहब के पास चला गया था उनको पकड़ने के लिए। तो विजय जी लेकिन फिर लोग इसका तो ये फॉरवर्ड मानकर चलते हैं ना कि ऐसा अंडरस्टूड मानकर चलते हैं। और नहीं ये भी मानकर अंडरस्टूड। चलते हैं कि 32,000 करोड़ रुपए लगाए हैं तो बिना सरकार के इशारे के तो नहीं लगाए होंगे। और फिर अडानी जी को लेकर ही शायद बार बार बात होती है कि भाई सरकार का अडानी जी से एक रिश्ता है। नहीं तो फिर मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्वेश्चन टाटा ग्रुप में और रिलायंस ग्रुप में, ये तमाम ग्रुप में जो पैसा एलआईसी लगा उस पर क्यों नहीं उठता है? क्योंकि आपकी आलोचना का आधार ये है कि आप नुकसान कराएंगे, जी। इंटरप्रिटेशन ये है ना। हाँ तो ठीक क्या है। उधर नुकसान नहीं हो रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है फिर। मैं तो कह रहा हूँ कि वो आरोप है, उस वो जांच में निकल गया, जी। कोई बोले, एग्रीड, मैं तो उसमें मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप पैसा डुबा रहे हैं। तो मुझे जो बाकी कंपनियों में पैसा डूब रहा है उस पर विरोध क्यों नहीं है, और आइडिया वोडा पे विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसको किस आधार पर सरकार ने बेल आउट किया है? तो या आप बहुत कैसे सारी देखते जो, हैं मुझे लगता है ये एक नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है विजय जी। ये एक नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है कि एलआईसी किस कंपनी में लगाएगी, ये उसके फंड मैनेजर और उस इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला है। हाँ, अगर उसमें भयानक नुकसान हो जाए कि साहब पैसा डूब गया, तो आप आलोचना कर सकते हैं। फिर आप कहोगे जब डूब ही गया तो आलोचना का फायदा क्या हुआ? पहले आलोचना करनी चाहिए। पहले? तो मैं उसी पहले की आलोचना पे कह रहा हूँ कि फिर एक की नहीं होनी चाहिए। जहां जहां सबकी। एलआईसी ने गलत निवेश किया, सबकी आलोचना होनी चाहिए। सेलेक्टिव में ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है रादर की फैक्चुअली की, और ये मार्केट ऑपरेशन है। इसमें कोई नहीं कह सकता कि US 24 में क्या हुआ था, अभी बहुत सारी कंपनियों में नुकसान हमारा क्या हुआ। सरकार के कितने फैसले लिए गए कि जब मारुति को डाइवेस्ट कर दिया गया, वापस दे दिया गया, उसके बाद मारुति कितने गुना बढ़ गई, तो नुकसान किया कि नहीं किया आपने इन्वेस्टर का? उसका जिम्मेदार कौन है? वेदांता जब बाल्को बेची गई,
साल को तो हाँ, एकदम सस्ते दाम पे बिक गई वो, और उसके बाद बाल्को उतना तो डिविडेंड ले चुकी है। तो सरकार दोषी है कि नहीं है? क्यों बेचा था आपने भाई? एयर इंडिया को आपने बेच दिया, अब टाटा जी बढ़िया उसको चला के दिखाएंगे 10 साल चला बाद, तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? इट इज मार्केट ऑपरेशंस। हर सरकार अपने हिसाब से करती है, जो कि हमें दिखता है। नुकसान होगा या फायदा होगा, ये उस कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे, उस फंड मैनेजर की बुद्धिमत्ता पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुमने गलत इन्वेस्ट किया। ये आलोचना हमेशा होती है, या हम लोग मार्केट में करते रहते हैं कि जैसे टीसीएस की आलोचना हम लोग करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाया, खाली सर्विस करते रहे, और अब एआई आ गया तो उनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत है। 4500 रुपए का भाव 4 साल पहले था, आज तक वो भाव नहीं आया। तो नुकसान हुआ ना, जिसने 4500 नुकसान लगाया था, 1500 रुपए का नुकसान बैठा हुआ है। तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, एलआईसी निवेशक उसमें। हाँ, तो पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि नॉर्मल मार्केट ऑपरेशंस हैं, और वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत अच्छी टाइमिंग पे इसको उठाया है, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। तो टाइमिंग सही उन्होंने चुनी है, लेकिन मुद्दे में हमें उतनी दम नहीं लगती। मेरा ऐसा मुझे लगता है एनालिसिस करके कि मुद्दा नहीं उतना अभी आपने दमदार कहा कि भाई पॉलिटिकल वो हो सकता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है या एक्सरसाइज हो सकती है, और बिहार का चुनाव हो रहा है तो बिहार के चुनाव, अब देश में तो बिहार के चुनाव के हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं होगा, हमेशा ही चुनाव रहते हैं, और फिर चुनाव खत्म होते हैं और इसके 15 दिन बाद करते हैं, तो फिर आप आरोप लगाते हैं कि देख लीजिए हमेशा ये करते हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तब जो है ये आरोप लगाए जाते हैं। तो आप मुझे एक तो ये कोई तिथि अपने जो बिजनेस पंडित हैं उनसे निकलवा के दीजिए कि भाई कब आरोप लगाएं सरकार पर हम। नहीं ये नहीं, सीधे ये तो है, आप मुझे इसमें बताइए आरोप कि नहीं लगा ये तो सकते। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप राजनीतिक पंडित हैं, कि अक्सर हमने देखा कि पार्लियामेंट सेशन से पहले कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता नहीं तो अब ये बिहार के इलेक्शन से पहले आ गया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब आप बताएं, वाशिंगटन पोस्ट को हम एक लेटर लिख देते हैं कि भाई आप इस तारीख को आरोप लगा है। सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाँ, उस दिन इलेक्शन भी नहीं है और उस दिन पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं देखिए, आरोप की टाइमिंग का तो एक इशू होता है विजय जी। अब या हम लोग माने या न माने, क्योंकि जो आदमी, अच्छा आज कब निवेश किया उन्होंने? मई में आपको था ना, तो मई में क्यों नहीं लिखा आपने? अक्टूबर में आप लिख रहे हैं। मई मई का आपने हवाला दिया है कि मई 2025 में वो लेटर सर्कुलेट हो रहा था, हाँ, तो मई में और वो छाप तो देते जब उसी उनको मिला होगा, जब हाँ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आप भी ले रहे हो कि जब हाँ। मिला तब। आप भी बेनिफिट ऑफ डाउट ले लो। नहीं लेकिन हमारी चिंता ये रहती है, मेरी जो चिंता है कि हम तो वो अंत्योदय वाले लोग हैं कि भाई हम तो समझते हैं कि नीरज जी इन्वेस्टर है, वो हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी के चेयरमैन एलआईसी के, और वो ठीक है। सबसे समझदार आदमी है, और इसलिए हम्म, मुझे भरोसा है कि वो कुछ करेंगे तो सही करेंगे, तो मैंने अपना पैसा एलआईसी में लगा दिया, जी। ठीक है, और नीरज जी की वजह से ही मैं डूब गया। तो बताएं क्या हम्म, करें, क्योंकि मुझे ही इतनी समझ होती तो मैं खुद डायरेक्ट हम्म, नहीं लगा लेता पैसा, एलआईसी में क्यों लगाता है या किसी और जगह पे जो आप फंड लगाते हैं वहां पे लगा देता। आदमी कम रिस्क के साथ वहां जाता है ना, हम्म, इंडिविजुअल में तो उसकी 100% रिस्क है, वो फिर तो आपको हम्म, शिकायत नहीं करता, लेकिन जब हम्म, आप पर ही भरोसा किया, और हम्म। वो वाला जो गाना ना कि वो मांझी जब नाव डुबोए तो फिर नहीं क्या नहीं, तो हिंडनबर्ग के मामले के बाद कितने लोगों की पॉलिसी डूब गई? या एलआईसी ने कितने लोगों का भारी नुकसान किया है? 2 ढाई साल तो हो गए ना उस मामले हो गया। को, तो किसी का नुकसान तो हुआ नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो एलआईसी में पैसा लगाए या जो भी लोग हैं, वो हम्म, निश्चिंत रहें, पहली बात। और बिल्कुल, दूसरी बात, ये रिस्क इन्वॉल्वमेंट हमेशा हर संस्था या हर फंड में रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही आपने पकड़ा हाँ, कि एक तो वो निश्चिंत रहें, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये मार्केट में जब भी पैसा लगेगा, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा। वो रिस्क हाँ, कितना मिटिगेट करते हैं। अच्छा, जैसे उसी उसी पत्र में ये भी लिखा हुआ है उस वॉशिंगटन पोस्ट में, कि किसी भी हालत में एयूएम का 1.5% से ऊपर आप किसी एक एंटिटी में पैसा नहीं लगाएँगे। हुँ। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शंस भी वो भी हैं। रिस्क को नहीं बढ़ाने का एक तरीका है। एग्ज़ैक्टली, हर कंपनी यही करती है कि अगर मान लो आप, अगर मान ही लो आपने रिस्की एसेट में पैसा लगाना है, तो भी आप रिस्क मिटिगेट करके ही लगाते हो कि इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए पॉलिसी धारकों की चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो भी मार्केट में पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मुझे तो ये भी कहना है कि म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल से 0% रिटर्न दे रहे हैं। क्या इस पर बवाल नहीं होना चाहिए कि भाई म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा डुबा दिया 1 साल में? ऐसे तो बहुत ही हाँ। ये मार्केट ऑपरेशंस हैं। अब म्यूचुअल फंड में सामने ये सवाल कोई उठाएगा तो हँसेंगे, यार क्या बात कर रहे हो आप, मार्केट नहीं समझते हो आप। मार्केट का ये
तरीका है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये इसको किसी एक सरकार से, मैं तो कह रहा हूँ सारी सरकारों ने जिसने जिसने भी सरकारी कंपनियों या प्राइवेट कंपनियों के लिए पॉलिसी या डायरेक्ट मदद की है, उसमें कोई गलती मुझे नहीं दिखती है। तमाम उदाहरण हमने आपके सामने दिए 2008 से लेके 2014, 15, नहीं तो 18 मुझे बताइए तक। ना, जब आप इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं, देश में और भी कुछ लोग होंगे समझदार, 2-4 लोग और भी होंगे नीरज जी के अलावा, तो वो फिर क्यों ये हंगामा कर रहे हैं? सर ये तो वही ये बता सवाल सकते तो हैं, बनता है ना, ये सवाल तो बनता है मेरे जैसे आदमी के लिए जिसको समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये सवाल बनता है और सवाल उठाना भी चाहिए। जी, ये मैंने पहले कहा, ये क्वेश्चन इज वैलिड कि क्या सरकार के कहने पे निवेश हुआ है क्या? सरकार ने दखल दिया क्या? उस इन्वेस्टमेंट कमेटी में सरकार आगे पोक करती कि नहीं मैं कह रहा हूं इसमें पैसे डालो। अगर ये बात है तो आलोचना जरूर होनी चाहिए। ये तो हमें पता नहीं, वो एक डिस्कशन पेपर हम खाली पढ़ रहे हैं। इसलिए आलोचना जो कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं कर रहा हूं, आलोचना करनी चाहिए, विपक्ष का काम है, लोगों का काम है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग बोलेंगे ही। आप विपक्ष करिए ना उसकी आलोचना, बिल्कुल करिए। लेकिन उस आलोचना का जो आधार है उसमें मुझे दम नहीं लगता कि पैसा डूब जाएगा, पॉलिसी होल्डर बर्बाद हो जाएंगे, एलआईसी डूब जाएगी। हिंडनबर्ग के बाद से एलआईसी और ग्रो कर गई है, और ज्यादा एयूएम उनका बड़ा हो गया, और बहुत अच्छे रिटर्न उन्होंने बना दिए हैं। तो इसलिए ये, इसको देख के डर न जाए लोग, इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। ये एक ठीक है, ऐसा ठीक। इशू है हाँ, जिससे ये आपको ये बहुत डरना नहीं। महत्वपूर्ण है और हम भी यही कह रहे हैं कि भई इस बात से ये समझें कि कोई ऐसा बड़ा कोई वो नहीं हो गया कि आपके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात हो, और ये प्रोग्राम भी न तो अडानी जी के लिए, न सरकार के लिए बिल्कुल। हमने किया है। किसी को बचाना नहीं है, जिसकी जाँच होगी, यदि कुछ बात आएगी तो देखी जाएगी, और जैसे नीरज जी ने नहीं, बताया इसकी कि जांच भी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हुँ, हूँ इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या जी। वाकई में उनसे उन्होंने कहा, डायरेक्शन दिया किसी ने कि आप इसमें निवेश करो। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब वो तो ऐसे होता है ना प्रभु, जो निराकार होता है उसका तो ऐसे आशीर्वाद मिल जाता है खाली। खैर। अब निराकार साकार से हम आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो हम्म, स्टार्टअप का और देश को आगे बढ़ाने की जो कहानियाँ आप सुनाते हैं, उस पर भी हम हम्म। लोग चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है देश में, अब क्या नई कहानी आप सुना रहे हैं, जिसको लेकर हम लोगों को एक रास्ता दिखे। थोड़ा निराशा विजय से जी, आगे निराशा बढ़ा। हाँ, ये पॉजिटिव सेगमेंट है हमारा, और एक बहुत दिलचस्प और अच्छी कहानी जिसको हर व्यक्ति ने अनुभव किया है अपनी लाइफ में। भले ही वो उससे डायरेक्टली ना रिलेटेड रहा हो, लेकिन उसने अनुभव जरूर किया होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा कि कैसे होता है। कंपनी का नाम है फर्स्ट क्राई, जो उसका प्रोडक्ट बेचता है, बाजार में लिस्टेड है ब्रेन बीज के नाम से। ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए सामान बनाते हैं, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कपड़े और ये सब चीजें बनाते हैं। हम आप सब लोग कभी ना कभी हॉस्पिटल या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। तो हमने कभी ये नोटिस नहीं किया कि उस बच्चों की जरूरत का सामान क्या होता है, सामान किस तरह का मिलता है और और कहाँ कहाँ से मिलता है। लिया जाए? एग्जैक्टली। तो जो इसके प्रमोटर हैं इस कंपनी के, सुपन महेश्वरी जी, जब उनके घर में ये होने वाला था बच्चा, तो वो अपना गए तो उन्होंने देखा कि बहुत महंगा सामान है या फिर एकदम खराब अनब्रांडेड है। तो उनको एक समझ में आया कि यार यहाँ तो एक बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो उन्होंने फिर सोचा कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो ब्रांडेड भी हो और अच्छी क्वालिटी के हो, सॉफ्ट लगेज या सॉफ्ट टॉयज हो। तो कैसे करें इसके लिए? तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत अच्छा काम किया कि बहुत सारे अस्पतालों में, लगभग 6000 हॉस्पिटल्स में एक सर्वे किया, चैनल चेक किया, और वहां पे जाके जो न्यू बॉर्न बेबी होते थे उनके पेरेंट्स को एक किट दी, छोटी छोटी गिफ्ट किट, कि ये बच्चों का सामान आप यूज करिए। उससे उनको फीडबैक मिला कि हाँ ये सामान अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये उससे ठीक नहीं। उसको लेकर के उन्होंने एक बिजनेस बिल्ड किया कि छोटे बच्चों के लिए सामान बनाया जाए जो न्यू बॉर्न बेबी हैं या 2 साल 3 4 साल के हैं। और वो बिजनेस चमक गया, क्योंकि भारत में ऐसा कोई ब्रांडेड था नहीं माल। या तो चाइना से आता था बहुत महंगा वाला, या एकदम लोकल सस्ता खराब, जिसकी प्लास्टिक हाँ, इतनी खराब, बच्चे मुंह में डाल लें तो नुकसान हो सकता खराब है। नुकसान हो, इसको उन्होंने बाकायदा 2010 में एक्सप्लोर किया। कंपनी फॉर्म की और इसको बड़ा किया। फिर एक चैलेंज आया कि इसका लॉजिस्टिक्स चाहिए, मतलब कैसे पहुंचेगा ये, तो मतलब पूछिएगा कैसे? हर घर में कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने दो और कंपनियां इसकी, एक आप एक्सप्रेस बीज नाम का एक कुरियर आपके घर में जरूर आता होगा, आपने जरूर जी, नोटिस किया होगा, वो भी इन्हीं जी। का है। वो भी इन्होंने अच्छा, स्टार्टअप बनाया, और शुरू करो। कई सारे, एक पेरेंटिंग टिप्स के लिए पेरेंटिंग बीज भी बनाया, जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे पेरेंटिंग करें। हाँ, और धीरे 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 ये कंपनी ग्रो होती चली गई।
और फाइनली ये लिस्ट भी हो गई है मार्केट में, और इनका सालाना रेवेन्यू 7,000 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। मुझे लगता है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके घर में दिन में एक बार घंटी तो फर्स्ट क्राई की बजी जाती पक्का 100% बचती है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कंपनी लिस्ट होने वाली है क्या, जब हम लोग एक दो साल पहले की बात है। बाद में पता लगा अच्छा ये ब्रेन बीज वही कंपनी जो फर्स्ट क्राई सामान बेच रही है और बिक रहा है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में अभी भी बहुत ज्यादा, वो 500 शहरों में उनके कितने सारे हजारों, है। 1,000 से ज्यादा फर्स्ट क्राई में जो मुझे समझ में आया, जैसे हम लोग यूज करते तो वो खुद का ही कोई ब्रांड नहीं है, वो सारे ब्रांड्स को भी उसमें यूज कर रहे हैं बेटर तरीके से। अपने प्राइवेट लेवल में वो बहुत सारी चीजों को सिमुलेट करते हैं। जी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस आपके गुरुग्राम में रहती हैं वो गजाला अलग जी, उन्होंने होनासा बनाया था कि वो भी खरीदने गए, उनको देखा बहुत खराब सामान मिल रहा है तो कॉस्मेटिक में आ गई वो, फिर वो धीरे धीरे सबके लिए बनाने लगी। तो जो होनासा का प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा बिकने लगा। तो मेरा कहने का मतलब ये सेगमेंट अभी भी विजय जी अनटच्ड है। अगर आप बहुत इस एक्सप्लोर किया सेगमेंट जा में, सकता बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं छोटे बच्चों में, वो टॉयज में हो, उनके शूज में हो, कपड़ों में हो, कॉपी किताब में हो, एनीथिंग क्रिएटिव इनोवेटिव, अनपैरेलल बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। तो लोगों को अपने आसपास देख के सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग रोज ये सब चीजें देखते हैं लेकिन कभी बिजनेस आइडिया क्लिक नहीं करता कि यार इनके लिए कोई बिजनेस किया जा सकता है क्या। नहीं, हमने तो सारे बिजनेस आइडिया ही पोस्टपोन इसलिए किया कि घर में बच्चे हुए। रोहन माहेश्वरी जब ओके। सारे बिजनेस आइडिया इसलिए पोस्टपोन्ड होते रहे कि भाई बच्चे हो गए घर में। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि जब मैं उनको देख रहा था फर्स्ट क्राई को पहले, तो एक कंट्रास्ट है, मतलब यदि हम, क्योंकि मेरा मार्केट के अलावा एडवर्टाइजिंग में मेरा इंटरेस्ट है। अभी पीयूष पांडे जी का निधन हुआ तो भी मेरे को बहुत तकलीफ हुई। हमारे मित्र थे, बहुत कमाल का लिखने वाले, लाइनिंग पीयूष पांडे जी एडमैन जो थे, कि अमिताभ बच्चन जो 80 साल के हैं, 80 साल के ऊपर के हैं, वो उसको, वो बने हुए ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से फर्स्ट क्राई के। यदि आपने देखे हो तो वो जो एड है उसका हीरो अमिताभ बच्चन है। तो ये भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, या कैसे आप इसको समझते हैं, मुझे समझाइए थोड़ा सा कि 80 साल का आदमी 8 महीने के बच्चे के कपड़े बेच रहा है। भैया जी इसमें जानते हैं क्या, ब्रांड हमेशा, आप तो चूंकि एड के ज्यादा मुझसे समझदार हैं, हमेशा एसोसिएशन देखता आदमी ब्रांड। अमिताभ बच्चन जी को मतलब गांव खेड़े से लेकर के न्यूयॉर्क सब तक का हर आदमी पहचानता बाई फेस, नाम बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। और बच्चन साहब लार्जर देन लाइफ की जो इमेज रखते हैं ना, उससे एसोसिएट करता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच होगा। लोगों को भरोसा होता है। एग्जैक्टली तो ब्रांड हमेशा एडवर्टीजमेंट में उसी ब्रांड को लाया जाता है, उसी फेस को लाया जाता है जिसमें ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। अब वो तो खुद यूज नहीं करते हैं, वो तो वही मतलब तो जरा थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्शन सा एक देखते हैं। रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो है इसमें, मतलब न्यू बॉर्न अमिताभ बेबी और 80 साल के अमिताभ बच्चन जी, क्या जी, गजब कॉम्बिनेशन है। लेकिन मतलब उनके क्योंकि ब्रांड, ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके बच्चों से, उनके पेरेंट्स के बराबर होंगे। एग्जैक्टली फर्स्ट क्राई तो यूज करने वाले प्रोडक्ट्स के जो पेरेंट्स हैं, अरे वो तो अमिताभ अब बच्चन के ग्रैंड पेरेंट्स से छोटे हैं। अब एक बात आप ये देखिए कि ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कह रहा होगा कि देखो बच्चन साहब कह रहे हैं इसलिए कपड़े खरीदो, और छोटे बच्चों को भी सुलाने समय कहा था तो सो जा बेटा नहीं गब्बर आ जाएगा, तो बच्चन साहब वाली फिल्म थी। तो बच्चन जी तो मतलब बच्चों से लेके बुजुर्गों तक में फेमस है। वो तो मतलब ये तो मिलेनियम स्टार, मतलब उनसे बड़ा तो हाँ, नहीं वो आर्टिस्ट नहीं उसमें कोई। तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रोडक्ट पर भी एक कुछ हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कैसा एड में कौन चेहरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे सारे यूथ के प्रोडक्ट्स में ही सारे हीरो हीरोइन नए नए लोग हम लोग देख रहे होते हैं, तो अमिताभ का मतलब वो उनकी तो खूबी है ही है। लेकिन आइडिया के तौर पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फर्स्ट क्राई में बिल्कुल अमिताभ बच्चन को उस तरह से यूज किया गया। चलो बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन आप ये मत समझिएगा, मैंने कहा ना मेरे सारे बिजनेस आइडिया केवल बच्चों की वजह से पोस्टपोन हुए। सर, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों के ये वाले सेगमेंट को सुन के अगर एक आदमी भी कोई बिजनेस कर ऐसा लेगा काम शुरू कर देगा तो अच्छा लगेगा हमें। तो मुझे और बल्कि बहुत हम तो खुशी ये होगी भी कि लोग कह सकते हैं खुशी। कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, वो नीरज जी के साथ टच में रहे तो हम उनकी कहानियां भी सुनाएंगे। मेरे बिल्कुल पास भी आए, बिल्कुल लेकिन आप नीरज जी को समझाएंगे तो नीरज जी थोड़ा सा अमिताभ बच्चन है ना हमारे, तो उनकी बात पे लोग भरोसा करते हैं।
वी आर द स्टोरी टेलर नॉट सेलर। हम लोग स्टोरी सेल नहीं करते, स्टोरी बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं कहानी। हाँ, नहीं स्टोरी जब कहानी सुनी जाती है ना तभी बिकती है। स्टोरी टेलर ही जो है ना वो सेलर हो सकता है, जिसको स्टोरी सुनाने अमिताभ बच्चन की खासियत ही है ना कि वो कहानी सुना यस, सकते हैं, बेच सकते हैं। जब वो करेक्ट, केबीसी जैसा शो 25 साल चलाते हैं तो 25 साल ऐसे ही थोड़ी कुछ चलता है। और वो तो बहुत बड़ी कहानी बात। की कहानी है। सर एक दिन बच्चन साहब पे ही हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, मुझे बहुत मन है डिस्कस उनके करते हैं और आपको स्टोरी। करना चाहिए। बॉलीवुड का हम लोग करते हैं कभी चर्चा बॉलीवुड पर, अगली बार हाँ, कभी अमिताभ बच्चन पर ही चर्चा यस, करेंगे कि क्या क्या है ये? क्यों लोग उनको इस तरह का मिलेनियम स्टार और ये मानते हैं और सस्टेन वो कर रहे हैं। मतलब यस, उनकी यस, उम्र का कोई भी हीरो, हीरोइन आज नहीं है स्क्रीन पर। आज क्या मतलब पिछले 20 साल से कोई नहीं है। नहीं। 20 साल 25 और साल से एक आध लोगों ने अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश की थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए तो उन्होंने अपना हो रास्ता गए। बदल लिया। जी, ठीक है। चलिए सर, अच्छी बात हुई ओके। है, इस पर चर्चा करेंगे हुँ, और यदि ये जो अडानी, अंबानी और क्या बड़ा जो बिज़नेस वाला घोटाला है और समझदारी है, शेयर है, होल्डर है, उस पर जो भी बारीक चीज़ समझनी हो, वो नीरज जी के साथ द एंड शो पर समझिए। बिल्कुल समझ सर। गए? वो थैंक यू शो सो बड़ा मच सर। हिट है, वो बड़ा हिट शो है और नीरज जी हमारे अमिताभ बच्चन हैं, तो उनकी कहानी हम सुनते रहते हैं। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद थैंक यू करते सर, हैं कि थैंक आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।